नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी 80 के लिए पश्चिम की परीक्षा की, क्योंकि पहले दौर के मतदान से पहले चुनावी शोर थम चुका है। 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों पर मतदाता नेताओं के राजनीतिक किस्मत का फैसला लिख देंगे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि पहले दौर के चुनाव में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में 8 सीटें 80 सीटों का भविष्य तय करेगी। इन 8 सीटों पर जिसका पलड़ा भारी होगा, 80 सीटों पर उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि किसका पलड़ा कितना भारी है और कौन जीत रहा है पश्चिमी यूपी का रण, यह तो जाहिर है जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन 80 के लिए पश्चिम की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। फ्लॉप शो था। 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी। देश के 102 लोकसभा सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। 2019 में जहां एनडीए एक तरफा चुनावी जीत दर्ज करने में सफल हुआ था, तो इस बार लड़ाई कांटे की मानी जा रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष की पार्टियों का एक बड़ा कुनबा इंडिया गठबंधन के छतरी के नीचे मोदी की सेना से लोहा लेने के लिए मैदान में। पहले चरण के मतदान को लेकर चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी इस बार नए तेवर और कलेवर के साथ चुनावी मैदान में है। सियासत की धुरी कहे जाने वाले यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। लेकिन ये 8 सीटें जिस इलाके की हैं, उसका इतिहास बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा है। यूपी के जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, ये 8 की 8 सीटें पश्चिमी यूपी से आती है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। पश्चिमी यूपी में मतदान से पहले इंडिया गठबंधन ने गाजियाबाद में अपनी एकता का प्रदर्शन किया। राहुल अखिलेश एक साथ आए और साफ कर दिया कि इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। ये पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीडीए की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। उधर गाजियाबाद की धरती से इंडिया गठबंधन ने मैसेज देने की कोशिश की कि दोनों दल कागजों पर ही एक नहीं, बल्कि जमीन पर भी एक है। मकसद साफ था कि दोनों दलों के वोटर एक दूसरे के लिए वोट करें। यही संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी नहीं, बल्कि 400 सीटें हारेगी। साथ ही कहा कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक बीजेपी का सफाया होने वाला है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक,
देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। वहीं राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई का है। बीजेपी और उनके गठबंधन एनडीए को संविधान को खत्म करने वाला करार दिया। साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अखिलेश ने दावा किया कि जो सरकार 2014 में आई थी वो 2024 में चली जाएगी। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। भले ही राहुल अखिलेश अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। एक जनसभा में उन्होंने राहुल अखिलेश के गठबंधन को लेकर कहा कि एक बार फिर यूपी में 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म रिलीज हो गई, जिसे जनता 2017 में नकार चुकी है। वही फिल्म जनता दोबारा नहीं देखेगी। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। वहीं पीएम ने वार किया तो राहुल ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल फ्लॉप रहा है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, का सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल और अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की फूट, मतभेद गठबंधन में नहीं है। वहीं यूपी की 8 सीटों पर चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहीं से ये तय हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी का आगे का सफर कैसा रहने वाला है। आखिर पश्चिमी यूपी की ये 8 सीटें बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा क्यों है, ये जानना और समझना भी जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग होगी और ये 8 सीटें आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो इलाका जहां पर जाट, मुसलमान और दलित किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। और इस बार लड़ाई यहां पर त्रिकोणीय मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन और बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी, वो अकेले चुनाव मैदान में है। ऐसे में इन 8 सीटों पर किन किन के बीच मुकाबला है, सीटें कौन सी हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। जी हां, मुजफ्फरनगर मौजूदा सांसद संजीव बालियान है, बीजेपी से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इनके मुकाबले में इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता हरिंदर मलिक चुनाव मैदान में हैं और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी सीट की बात करेंगे मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर की।
जी हां, बिजनौर में मैदान में चंदन चौहान एनडीए की तरफ से, दीपक सैनी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं और साथ ही बीएसपी की तरफ से विजेंदर सिंह है। यह भी एक ऐसी सीट है जहां पर कि समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े। रामपुर की बात करेंगे, आजम खान का गढ़, वैसे नगीना की बात करेंगे पहले। ओम कुमार जो है एनडीए के उम्मीदवार यहां पर हैं, मनोज कुमार इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हैं, सुरेंद्र पाल बीएसपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं और नगीना वही सीट है जहां से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण भी चुनाव मैदान में। तो यह त्रिकोणी की बजाय यहां पर थोड़ा मुकाबला दिलचस्प होता है, चतुष्कोणी नजर आ रहा है। अब इसके बाद मुरादाबाद की बात, यहां पर भी एसटी हसन मौजूदा सांसद, उनका टिकट काटा गया, रुचि को यहां पर मैदान में उतार दिया गया। लेकिन लड़ाई हम देखें तो बीजेपी की तरफ से हैं सर्वेश सिंह, रुचि वीरा हो चुकी हैं इंडिया की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, और बीएसपी की तरफ से इरफान सैफी यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने यहां पर दिया है। इसके अलावा अब बात करेंगे रामपुर की, आजम खान का गढ़, लेकिन वो तो सलाखों के पीछे हैं। यहां पर घनश्याम लोधी को जो बाय इलेक्शन में जीते थे उन्हें रिपीट किया उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए। मोहिबुल्ला नदवी इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में, जीशान खान बीएसपी के उम्मीदवार यहां पर बनाए गए हैं जो आजम खान के समर्थक हैं, उन्होंने भी यहां से पर्चा दाखिल जरूर किया था। पीलीभीत जितिन प्रसाद बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और यहां पर भगवत गंगवार जो है वो इंडिया के उम्मीदवार हैं, अनीस अहमद बीएसपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। एक और अहम सीट अगर हम यहां से बात करें वो है कैराना की, प्रदीप चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इकरा हसन वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यहां से हैं और श्रीपाल सिंह को बीएसपी ने यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। अब बच गई है एक और अहम सीट, वो है सहारनपुर की। सहारनपुर में कौन है जरा बता दें आपको, राघव लखनपाल एनडीए के उम्मीदवार हैं, इमरान कांग्रेस में वापसी हुई है, बंटवारे में इमरान मसूद कांग्रेस के पास सीट गई, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद हैं, बीएसपी ने यहां से माजिद अली को उम्मीदवार बनाया। तो यानी कि इन 8 सीटों पर मुकाबला कांटे का है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये 8 सीटें बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा क्यों है। तो दरअसल इसके लिए फ्लैशबैक में जाना होगा, 2014-2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हमें देखने होंगे और इससे यह साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी आखिर परेशान यहां पर क्यों है। क्योंकि इन 8 लोकसभा सीटों पर अगर हम बात करें जो कि इस बार इस फर्स्ट फेज में जो वोटिंग में जा रही हैं, उनमें से पिछली बार चाहे वो 5 सीटें जो हैं वो किसी और के पास थी, यानी कि विपक्ष के पास थी। 2014 में मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान थे, 19 में भी वही जीते। बिजनौर में बीजेपी थी 2014 में, लेकिन 19 में सीट बीएसपी के पास गई। समाजवादी पार्टी बीएसपी ने गठबंधन में यहां पर चुनाव लड़ा था। नगीना बीजेपी के पास थी 14 में, 19 में बीएसपी के पास गई। मुरादाबाद से यहां पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन यहां पर चुनाव जीते थे 19 में, 14 में यह सीट बीजेपी के पास थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामपुर, वहां से 19 में समाजवादी पार्टी से आजम खान यहां पर सांसद बने थे, लेकिन 14 में यह बीजेपी के पास थी। पीलीभीत से दोनों बार बीजेपी के थे, लेकिन इस बार वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जितिन प्रसाद यहां पर चुनावी मैदान में। कैराना में बीजेपी के पास थी 14 में भी, 19 में भी बीजेपी के पास है, और सहारनपुर बीजेपी के पास थी 14 में, लेकिन 19 में यह सीट चली गई थी बीएसपी के पास। तो में इन 8 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 2019 में 3 सीटों पर आ गई थी। दलित मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। ऐसे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी यूपी की इन 8 सीटों में लड़ाई में आखिर कौन बाजी मारता है। यूपी की 8 सीटों पर बीजेपी पिछली बार बैकफुट पर नजर आई थी। इन 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही आई थी। ऐसे में इस बार इन 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना एनडीए गठबंधन के लिए खासा चुनौतीपूर्ण भरा है। एनडीए के लिए पश्चिमी यूपी में रास्ते इसलिए भी आसान नजर नहीं आते क्योंकि माना जा रहा है कि राजपूत समाज मोदी सरकार से नाराज है और जगह जगह सरकार के खिलाफ राजपूत समाज की सभाएं हो रही हैं। जयंत चौधरी की मोदी योगी के मंच से दूरी भी परेशानी है, क्योंकि सहारनपुर, कैराना और बिजनौर की रैली में जयंत मंच पर नहीं दिखाई। वहीं किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी एनडीए की चिंता का सबब बन गई। हालांकि बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बंपर जीत दर्ज करने जा रही है। बीजेपी अगर यूपी के दृष्टिकोण से बात करें तो हम लोग जीत का चौका लगा चुके हैं। 5वीं बार ऐतिहासिक अंतरों से, इतने बड़े बड़े अंतर से
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कभी नहीं जीते होंगे जितने बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। माना जाता है कि जिसने पश्चिमी यूपी जीत लिया उसके लिए यूपी के बाकी सीटों पर रास्ते आसान हो जाते हैं। वहीं ये बात भी साफ है कि ये 8 सीटों पर जिसको बढ़त मिलेगी उसके लिए लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और इसका फायदा आगे के चरणों में होगा। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है उनमें पिछली बार भाजपा ने 3 सीटें पीलीभीत, मुजफ्फर और कैराना नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बदले हुए हालत हैं। समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस केवल 1 सीट सहारनपुर पर चुनाव मैदान में है। दिखाई तो यही दे रहा है कि यहाँ पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिलने वाली है। 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर जनता की अलग अलग राय। कोई इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहा है तो कोई मोदी को वोट देने की बात कह रहा है। तो बेकार है, दे दो तो गरीब आदमी मार लेना तो मार ले। गरीब आदमी को मार दिया बीजेपी ने। और बीजेपी करी सबसे ज्यादा आप लोगों को लाभ दे रहे। महंगाई बढ़ा दी तमाम, बेकार। पिछले बार भी भाजपा का ही था वोट, इस साल भी भाजपा का ही है वोट। तो आपको लगता है कि जितना सरकार ने काम किया बहुत बढ़िया रहा? बहुत अच्छा काम किया है और योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए सरकार में? हम तो ये कह रहे हैं कि वोट मत दो कोई। आपकी तो मैं ये कह रही हूँ वोट मत दो। क्यों मोदी जी के लिए इतना लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ मोदी जी, हमारे लिए नहीं कर रहा कुछ। समाजवादी पार्टी को भी वोट मिलेगा बिरादर का, और बीजेपी भी जाएगा। हम किसे वोट दें किसे नहीं दें कुछ समझ में आ रही है। हम तो इच्छा जा करें वोट किसे बना दें। मोदी जी तो यहाँ आपका नली गली तो नहीं बनाएगा ना। अब जैसे मान यहाँ का कोई सांसद चुना तो नहीं बनाएगा, जैसे कांग्रेस चली गई वैसे मोदी चले जाएंगे। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा माना जाता है। साथ ही दलित आबादी भी किंग मेकर की भूमिका में, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। ऐसे में क्या कहता है पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण, चलिए आपको बताते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो जाति आधारित है और यहां जाति फैक्टर उम्मीदवार के जीत और हार का फैसला करता है। यहां मतदाता पहले उम्मीदवारों की जाति देखते हैं और उसके बाद वोट डालने की बात करते हैं। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण जल्दी से आपको समझा देते हैं कि आखिर कौन सी जातियां हैं जो कि वो प्रभावी हैं। सबसे पहले जाट की बात करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16 से लेकर 17% जाट यहां पर आते हैं। दलितों की आबादी वोट बैंक के लिहाज से देखें तो 22 से लेकर 25% दलित वोट बैंक पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिमों की आबादी 36 से लेकर 38% अल्पसंख्यकों की, और ब्राह्मण है 10 से लेकर 12%। और अब सवाल इसी को लेकर है, अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका जो वोट बैंक है वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अखिलेश यादव की नजर दरअसल इसी पर है। लगातार हर मंच से इसका जिक्र वो करते हैं। यह साफ है कि जिसके पाले में ये वोट बैंक जाएगा जीत उसी की पक्की होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।